हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। मेरा नाम है अंकित शर्मा और हम गार्गी क्लासेस पे RAS RPSC 2021 के इकोनॉमी सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ये जो वीडियो है वो हमारा इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। इससे पहले जो दो वीडियो थे उनमें हमने बजट के मीनिंग का, उसके कंपोनेंट्स का, उसकी ऑब्जेक्टिव्स का, साथ ही में उसके टाइप्स और डेफिसिट, गवर्नमेंट बजट के जो डेफिसिट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम जो बजट पोर्शन है उसका आखिरी जो पार्ट बच गया था, जो बच गया था फिस्कल पॉलिसी और FRBM एक्ट 2003, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा फिस्कल पॉलिसी के बारे में, फिस्कल पॉलिसी के मीनिंग के बारे में कि फिस्कल पॉलिसी है क्या। देखिए, फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज द गाइडिंग फोर्स दैट हेल्प्स द गवर्नमेंट डिसाइड how much money it should spend to support the economic activity and how much revenue it must earn from the system to keep the wheels of the economy running smoothly। फिस्कल पॉलिसी एक तरह से गाइडिंग फोर्स है इंडिया में, जिसमें क्या करता है, ये जो गाइड करता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को कितना पैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर स्पेंड खर्च करना चाहिए और जो पैसा खर्च कर रहे हैं वह उसकी रेवेन्यू, उसकी रिसिप्ट्स कहाँ से होगी उसके बारे में सोचना चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट की जो जो एक कंट्री की जो इकोनॉमी है वो एक स्मूथली चलती रहे। मतलब कहाँ पे स्पेंड करना है, कितना स्पेंड करना है और जो स्पेंड करना है, जो खर्च करना है वो कहाँ से आएगा, उसकी रिसिप्ट्स कहाँ से होगी, वो सब हम फिस्कल पॉलिसी में डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी इज द यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन, मेनली taxes but also non-taxes revenue such as disinvestment loans and expenditure spending to influence the economy। फिस्कल पॉलिसी क्या करती है, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को यूज़ करती है ताकि वो जो अपना रेवेन्यू कलेक्शन है और जो उसका एक्सपेंडिचर है उसको एकदम मैनेजली यूज़ करे, एकदम अच्छे से यूज़ कर सके, उसका प्रॉपर यूटिलाइज कर सके और उसको यूज़ करके जो इकोनॉमी है उसको इन्फ्लुएंस कर सके। इन्फ्लुएंस मतलब एक इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को इंक्रीज कर सके। ठीक है, attaining rapid economic growth is one of the key goal of the fiscal policy formulated by the government of India। Fiscal policy along with the monetary policy play a crucial role in managing country's economy। देखो, फिस्कल पॉलिसी का जो मेन पर्पज होता है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि ग्रोथ रेट, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हो। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट मतलब एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हो हमारी कंट्री की, और इसी के साथ जो फिस्कल पॉलिसी है वो मॉनेटरी पॉलिसी की तरह ही एक एसेंशियल रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी को रन करने के लिए। ठीक है, उसको एकदम स्टेबल करने के लिए, उसे एकदम अच्छे से उसकी रैपिड ग्रोथ रेट को इंश्योर करने के लिए। ओके, थ्रू द फिस्कल पॉलिसी the government of a country controls the flow of tax revenues and public expenditure to navigate the economy। If the government receives more revenue than it spends, it runs a surplus, while if it spends more than the tax and non-tax receipt, it runs deficit। To meet the additional expenditure, the government needs to borrow domestically or from overseas। Alternatively, the government may also choose to draw upon its foreign exchange reserve or print additional money। देखो, फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट क्या करती है, जो टैक्स रेवेन्यू है और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसे कंट्रोल करती है। कंट्रोल, देखिए फिस्कल पॉलिसी क्या होता है ये बताया क्यों बनाया गया है, क्योंकि 90s 80s और 2000 के टाइम के अंदर क्या हुआ था कि फिस्कल जो डिफिसिट था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। मतलब इंडिया की बोरोइंग्स रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना कि गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी डिसाइड करना चाहा कि एक कंट्रोल रखना चाहा। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर उन्होंने क्या कहा कि हम फिस्कल पॉलिसी डिसाइड करेंगे, फोर्थ कमिंग ईयर की फिस्कल पॉलिसी डिसाइड करेंगे, जिसमें हम जो टैक्स रेवेन्यू आएगा और जो एक्सपेंडिचर्स होंगे उसके ऊपर कंट्रोल करके और एकदम अच्छे से डिसीजन लेकर उन्हें परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देखो, अगर गवर्नमेंट, ये तो आप सब जानते हैं, अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू रिसीव्ड हो रही है तो वो क्या होगा, वो सरप्लस में जाएगा, और अगर कम रेवेन्यू रिसीव्ड हो रही है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए डेफिसिट हो जाएगा।
देखो, अगर इन केस ऑफ डेफिसिट के केस में क्या होता है, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, बोरो लेना पड़ता है। अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए गवर्नमेंट को बोरो लेना पड़ता है, चाहे वो इंटरनली मतलब आरबीआई से ले, या फिर बॉन्ड इशू करे, या फिर हो सकता है ओवरसीज मतलब बाहर की कंट्री से, बाहर की फॉरेन इंस्टीट्यूशन से ले ले, या फिर फॉरेन जो गवर्नमेंट है उनसे ले ले, ठीक है। और इसके अलावा इस डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक वे यूज कर सकती है। इसी के साथ ही मोनेटाइज डेफिसिट मतलब आरबीआई से कह के नई करेंसी को भी इशू करवा सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फिस्कल पॉलिसी मतलब होता है कि कितना स्पेंड करना है, मतलब कहाँ पे कितना खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, और जो खर्च करा जाएगा, जो पैसा खर्च किया जाएगा वो कहाँ से आएगा, ये सब डिसाइड किया जाता है फिस्कल पॉलिसी के अंदर। इसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं और बहुत सारे लोगों के ओपिनियन लिए जाते हैं, उसके बाद में ही जो फिस्कल पॉलिसीज़ है वो डिसाइड की जाती है। ओके, अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, एक तो क्या है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। दूसरा क्या, प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं होता है, ये ना ही डिफ्लेशन ज़्यादा होना चाहिए। इसी के साथ ही क्या होता है, एक कंट्री में हमें फुल एम्प्लॉयमेंट या नियर फुल एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होनी चाहिए। ये जो 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट करने के, इंडिया की फिस्कल पॉलिसी को अगर इंडिया ने अडॉप्ट किया है तो उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि एक तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छी हो, इसके साथ ही हमारी कंट्री में प्राइस स्टेबिलिटी है, मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल में रहे, और उसके साथ जो एम्प्लॉयमेंट है, वो जो कंट्री का एम्प्लॉयमेंट है वो अच्छा रहे, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट की जो स्टेट है वो हम अचीव कर सके। लेकिन एक कंट्री में कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट की जो स्टेट है वो आ नहीं सकती, क्योंकि केंसेंस थ्योरी हमें यही सजेस्ट करती है कि एक कंट्री में कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, नियर फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। एक बैलेंस्ड होता है, एक इक्विलिब्रियम होता है एम्प्लॉयमेंट का, वही एक कंट्री में होना भी चाहिए, और वही एक अच्छा भी होता है कंट्री के इकोनॉमी के लिए। अब इकोनॉमिक ग्रोथ से आप समझ जाएंगे, इट हेल्प्स टू मेंटेन द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सो द सर्टेन इकोनॉमिक गोल्स कैन बी अचीव्ड। क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को मेंटेन करने में हेल्प करती है, ताकि जो हमने इकोनॉमिक गोल्स डिसाइड किए हैं हमारी कंट्री के लिए वो हमें अचीव हो जाए, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब क्या, इट कंट्रोल द प्राइस लेवल इन द कंट्री सो दैट व्हेन द इन्फ्लेशन इज टू हाई प्राइस कैन बी रेगुलेटेड। ये क्या करता है, प्राइस लेवल को भी कंट्रोल करता है, हमारी कंट्री के प्राइस लेवल को भी कंट्रोल करता है। उससे क्या होगा, अगर कभी इन्फ्लेशन हो जाए, कंट्री में इन्फ्लेशन चलता रहे, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो प्राइसेस है उसे रेगुलेट किया जाए, मतलब एकदम उसे नॉर्मल लेवल पे लाया जा सके। इसके बाद में आता है फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब इट एम्स टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट और नियर फुल एम्प्लॉयमेंट एज अ टूल टू रिकवर फ्रॉम द लो इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका एम ये भी है कि हमारी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट हो या नियर फुल एम्प्लॉयमेंट हो, ताकि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी लो चल रही, मतलब कम इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उनको रिकवर किया जा सकता है। मतलब अभी कोविड के टाइम पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम चल रही है, तो फिस्कल पॉलिसी का क्या एम हो जाएगा कि हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है बहुत कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयड हुए हैं बहुत से लोग, प्राइवेट सेक्टर में तो अप्रोक्सीमेटली 80% लोग अनएम्प्लॉय हुए हैं, तो उस चीज़ को कवर करना भी फिस्कल पॉलिसी का ही एक मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, अब बात कर लेते हैं हम फिस्कल पॉलिसी की इम्पोर्टेंस की, कि इंडिया में अगर फिस्कल पॉलिसी जो है उसे अडॉप्ट किया गया है तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, एक कंट्री जैसे कि इंडिया में फिस्कल पॉलिसी एक बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करती है कि कैपिटल फॉर्मेशन में, दोनों सेक्टर में, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। देखो, in a country like India, fiscal policy plays a key role in elevating the rate of capital formation both in public and private sector. Public और private sector में capital formation जो है उसे अच्छी, मतलब उसकी एक रेट को इंक्रीज करने के लिए, एलिवेटिंग मतलब उसकी रेट को इंक्रीज करने के लिए जो एसेंशियल रोल प्ले किया जाता है, उसमें जो प्राइमरी रोल होता है वो फिस्कल पॉलिसी का होता है। चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में जो फिस्कल पॉलिसी है उनको कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए एक हेल्प करती है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, थ्रू टैक्सेशन द फिस्कल पॉलिसी हेल्प्स टू मोबिलाइज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर फाइनेंसिंग इट न्यूमेरियस प्रोजेक्ट। देखो, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है,
वो स्कैर्स हैं, क्योंकि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज तो स्कैर्स हैं और हमारी नीड्स है वो अनलिमिटेड है। तो स्कैर्स रिसोर्सेज में हमारी जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई करना ही एक इकोनॉमी होता है, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी का एक दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि जो कंट्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको एकदम अच्छे से यूटिलाइज कर सके, मतलब इस तरह से यूज़ किया जाए कि वो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो भी अचीव हो जाए और हमें कोई दिक्कत भी ना आए। तो दूसरा इंपॉर्टेंस फिस्कल पॉलिसी का यही है कि रिसोर्सेज को एकदम यूटिलाइज करती है, प्रॉपर यूटिलाइज करती है, ठीक है, प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन उनका होता है। तीसरा क्या है, फिस्कल पॉलिसी ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टिमुलस टू एलिवेट द सेविंग रेट। अब फिस्कल पॉलिसी क्या करती है कि कंट्री की सेविंग रेट को भी इंक्रीज करती है। सेविंग रेट मतलब कि फिस्कल डेफिसिट को रोकने के लिए, कि मतलब हो गया कि गवर्नमेंट एक सेक्टर के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए दूसरे सेक्टर से पैसा ना निकाले, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान भी फिस्कल पॉलिसी में रखा जाता है और ये भी इसका एक इंपॉर्टेंस है कि ये इसको भी कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। इसके बाद में है द फिस्कल पॉलिसी गिव्स एडिक्वेट इंसेंटिव टू द प्राइवेट सेक्टर टू एक्सपेंड इट्स एक्टिविटीज़। देखिए, एक कंट्री का अगर डेवलपमेंट होना चाहिए तो पब्लिक सेक्टर के साथ उसका प्राइवेट सेक्टर भी डेवलप्ड होना चाहिए। तो ये क्या करती है फिस्कल पॉलिसी, एक एडिक्वेट इंसेंटिव मतलब हो गया कि उन्हें एक रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है एक उनकी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करने के लिए, मतलब उनके डेवलपमेंट में भी, जो प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट में भी फिस्कल पॉलिसी एक बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करती है। इसके बाद में है फिस्कल पॉलिसी एम्स टू मिनिमाइज द इम्बैलेंस इन डिस्पर्सल ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो, फिस्कल पॉलिसी जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे भी मिनिमाइज करने में हेल्प करती हैं। मतलब क्या हो गया कि जो इलाइट क्लास पीपल है, मतलब हाई क्लास पीपल होते हैं, उनके ऊपर टैक्स चार्ज करना और पुअर पीपल्स के ऊपर उन्हें स्पेंड करना ताकि उनका ग्रोथ हो। तो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसे भी इक्वल करने की में हेल्प करता है हमारी फिस्कल पॉलिसी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारे FRBM एक्ट के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि FRBM एक्ट, कोई भी एक्ट, देखो एक बात ध्यान रखना, कोई भी एक्ट अगर आता है तो उसकी ज़रूरत होती है तभी वो लाया जाता है, ठीक है। तो ऐसी क्या ज़रूरत हुई कि हमें FRBM एक्ट 2003 की को इम्प्लीमेंट करना पड़ा। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में कि वाई FRBM एक्ट 2003 इज रिक्वायर्ड बाय आवर कंट्री, ठीक है। तो देखो, 1990 और 2000 के टाइम पे जो बोरोइंग रेट थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। क्या होता था कि जो पॉलिसीज़ है, पॉपुलर पॉलिसीज़ है, उनको रन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी, एक्सपेंसेस करती थी, ठीक है। और एक्सपेंसेस करती थी, इस तरह से नहीं कर पाती थी कि जितनी रेवेन्यू हो रही है उसके हिसाब से, नहीं, पॉपुलर पॉलिसी दे उसे अडॉप्ट करते जाओ, खर्च करते जाओ। इसकी वजह से क्या होता था कि जो डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग गया, ठीक है। अब आप जानते हो फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होने लग गया। अब आप ये जानते हो कि जब भी डेफिसिट हो रहा है, ठीक है, और रेवेन्यू हो नहीं पा रही है, तो गवर्नमेंट को क्या करना होता है, तब क्या करती गवर्नमेंट, बोरोइंग्स करती है, ठीक है। तो बोरोइंग्स जब करती है तो एक इकोनॉमी की जो कमर है वो टूटने लग जाती है, मतलब रेवेन्यू तो उसको कुछ मिल नहीं पा रहा, और सपोज कर लीजिए खाना, तो आप एक ह्यूमन बॉडी की तरह एग्जांपल से समझिए, तो आप खाना तो कुछ खा नहीं रहे हो और आप वजन बहुत ज़्यादा उठा रहे हो, तो आप एक तरह से वीक होते चले जाओगे, राइट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट, जो इकोनॉमी है वो तो ह्यूमन बॉडी हो गई, खाना हमारा रेवेन्यू से हम रिलेट करते हैं, और जो वेट हम उठा रहे हैं या फिर जो भी काम हम कर रहे हैं वो हमारा डेफिसिट हो गया, ठीक है। तो काम तो हमें करना है, ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से रेवेन्यू है नहीं, तो क्या होगा, ओवरऑल क्या हो जाएगी, जो इंसान, जो बॉडी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि 1990 और 2000 के टाइम पे जो बोरोइंग रेट थी वो बहुत ज़्यादा हाई होने लगी, मतलब हमारे एक्सपेंसेस तो ज़्यादा होने लग गए और जो हमारी इनकम थी वो बहुत ही कम थी, उन एक्सपेंसेस को मीट करने जितनी हमारी इनकम नहीं थी। तो इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी हमारी वीक होने लग गई। अब वीक क्यों हो रही है, एक तो फिस्कल डेफिसिट की वजह से वीक हो गई, दूसरा हम रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब हमारे जो करंट एक्सपेंडिचर्स हैं
उनको ही हम सेट ऑफ नहीं कर पा रहे, मतलब उनको सेट ऑफ करने जितने भी हमारे पास इनकम नहीं है, तो वो भी एक रीज़न हो गया। इसके बाद में आता है हाई डेब्ट टू जीडीपी रेशो। हाई डेब्ट टू जीडीपी रेशो क्या, देखो फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट का जो लेक्चर है वो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था इसके ऊपर, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें। इस वीडियो में मैं आपको हाई डेब्ट टू जीडीपी रेशो बताता हूँ। हाई डेब्ट टू जीडीपी रेशो मतलब क्या, देखो मानिए हमारी जीडीपी 100 रुपये है, मतलब जीडीपी मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जीडीपी मतलब होता है एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर, मतलब एक डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है उसकी जो फाइनल वैल्यू होती है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो हमारी एक जीडीपी होती है। सपोज कीजिए एक कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विस को दोनों को मिला के 100 रुपये की प्राइस हो रही है। ओके, अब क्या करना है, डेप्ट ले रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि इस 100 रुपये को, सर्विसेज को और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमने 90 रुपये का लोन ले लिया, ठीक है। अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा 90, तो क्या हो जाएगा 10:9, ठीक है। और अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करें तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 90% जो हमारा वो है वो डेप्ट की रेट चल रही है। मतलब 100 रुपये की चीज़ बनाने के लिए हमारे पास 90 रुपये तो हम किसी और से उधार ले रहे हैं ताकि हम वो 100 रुपये की चीज़ प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट बन जाएगा, और वो इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हमारी जो इनकम, जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो पूरा उसके अंदर ही चला जाएगा। तो ये भी एक रीज़न था कि जो FRBM एक्ट है उसकी हमें ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब FRBM एक्ट हमने लिया है, इम्प्लीमेंट कर लिया, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा, उनके ऑब्जेक्टिव क्या रहे, ठीक है। तो सबसे पहला तो था टू ब्रिंग द फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन मतलब कि अगर गवर्नमेंट खर्च कर रही है तो उसके अंदर उसका एक डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब एक अनुशासन होना चाहिए। अनुशासित तरीके से गवर्नमेंट अपने खर्चे करे, तो वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस चीज़ को लाने के लिए FRBM एक्ट लाया गया। अब वो चीज़ कैसे आएगी, वो एक तो ये हो सकता है कि हम इफेक्टिव मैनेजमेंट करें, किसका, रेवेन्यू का, एक्सपेंडिचर का और डेप्ट का। मतलब हम मैनेजमेंट तरीके से, मतलब एकदम अच्छे तरीके से रेवेन्यू को रिसीव्ड कहाँ कहाँ से हो सकती है वो पूरा ध्यान में रखें और उसे कलेक्ट करें। उसी के साथ में जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं उन्हें एक मैनेजमेंट वे में, मतलब जहाँ एक्सपेंसेस होना चाहिए वहीं हम करें। जो एक्सपेंस करना हो रहा है, ज़्यादा एक्सपेंसेस अगर हो रहा है तो उसे कंट्रोल किया जाए। ओके, इसी के साथ ये देखा जाए कि हम किसी से उधार ना लें, मतलब जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो हमारी रेवेन्यू से ही करें, ठीक है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो गया। इसके बाद में आता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब कि देखिए इकोनॉमी के जैसे हमारे वो होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वो क्या हो गया, जैसे हो गया हमारा जीडीपी, ठीक है, इन्फ्लेशन, इसके साथ ही हो गया एम्प्लॉयमेंट। तो क्या हमारी जीडीपी भी एक अच्छे से ग्रोथ रेट से आगे मतलब इंक्रीज होनी चाहिए, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होना चाहिए, एक कंट्री में हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट भी अच्छा होना चाहिए। इस चीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए FRBM एक्ट को लाया गया। इसके बाद में बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को अंदर एक बेटर कोऑर्डिनेशन लाने के लिए फिर भी FRBM एक्ट को इशू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। मॉनेटरी पॉलिसी जैसे RBI होती है, CRR, SLR, क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऐसे जो RBI है वो पॉलिसीज़ यूज़ करती है, वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ में आती है। जब मैं बता दूं आपको ऊपर ऊपर से, जैसे CRR हो गया, SLR हो गया, ये सब हमारी RBI के मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी आप जानते ही हैं। ट्रांसपेरेंसी इन फिस्कल ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो भी खर्च कर रही है उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब हो गया पारदर्शिता, ठीक है, कि गवर्नमेंट बता दे, उन एकदम अच्छे से दिखाए कि कितना तो वो एक्सपेंस कर रही है, कहाँ एक्सपेंस कर रही है, उसे रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रही है और उस रेवेन्यू को वो कहाँ कहाँ यूज़ कर रही है। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की क्रेडिटेबिलिटी इंक्रीज होने लग जाती है, गवर्नमेंट की जो लोगों का विश्वास है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। इसके बाद में जो अगला ऑब्जेक्टिव है वो है टू एम फॉर द फिस्कल स्टेबिलिटी इन इंडिया फॉर इन अ लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के अंदर गवर्नमेंट जो इंडिया है उसमें फिस्कल स्टेबिलिटी आ जाए, मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा हो, हमारे को लोन कम लेना पड़े, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा।
अब मेजर जो प्रोविजंस निकाले गए एफआरबीएम एक्ट के तहत वो देख लेते हैं, वो क्या क्या थे। सबसे पहला जो प्रोविजन था वो क्या था, एफआरबीएम रूल्स सेट अ टारगेट रिडक्शन ऑफ फिस्कल डेफिसिट टू 3% ऑफ द जीडीपी बाय 2008-9। दिस विल बी रियलाइज विद द एनुअल रिडक्शन टारगेट ऑफ 0.3 ऑफ जीडीपी पर ईयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो ये समझो, इसका सबसे पहला प्रोविजन क्या था कि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना है, ठीक है, मतलब रिड्यूस करना है। कहाँ तक, हमारी जीडीपी के 3% तक। अगर हमारी जीडीपी 100 रुपये है तो हमें जो फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए वो 3 रुपये ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारी जीडीपी 100 रुपये है तो हमें अगर बोरो करना पड़े तो भी वो हमें 3 रुपये ही करना पड़े, ठीक है, ये हो गया। और ये टारगेट था वो कब तक अचीव करना था, हमें 2008-9 तक ये टारगेट हमें अचीव करना था। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को 0.3% ऑफ जीडीपी पर ईयर हमें ये जो टारगेट है वो निकाला, कैलकुलेट किया गया, ठीक है। ओवरऑल टारगेट कितना था, 3% से रिडक्शन करना है। और पर ईयर अगर देखा जाए तो 0.3% ऑफ जीडीपी का जो हमारा टारगेट था वो डिसाइड किया गया। इसके बाद में रेवेन्यू डेफिसिट टू बी रिड्यूस बाय 0.5 ऑफ द जीडीपी पर ईयर विद द कंप्लीट एलिमिनेशन बाय द 2008-9। अब क्या रेवेन्यू डेफिसिट के लिए क्या प्रोविजन बनाया गया कि हमें रेवेन्यू डेफिसिट को 0.5% तक लेके जाना है। मतलब रेवेन्यू डेफिसिट कितना होना चाहिए, 0.5%। अगर रेवेन्यू डेफिसिट, देखो आपके मन में एक डाउट आएगा कि फिस्कल डेफिसिट तो 3% तक है और रेवेन्यू डेफिसिट 0.5% है। तो देखियो एक चीज़ बताओ, रेवेन्यू डेफिसिट होता है मतलब हमारे दिन भर के खर्चे, देखो रेगुलर खर्चे करने होते हैं गवर्नमेंट को, सैलरी पेमेंट। अगर गवर्नमेंट उनके लिए भी किसी से उधार ले रही है तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि फिस्कल डेफिसिट को तो 3% तक किया जाए, ठीक है, आप कर सकते हो, आप डेली के मतलब कभी कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए आप लोन ले सकते हो। लेकिन अगर आप डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी अगर आप किसी से लोन ले रहे हो तो वो आपके लिए गलत होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि रेवेन्यू डेफिसिट को 0.5% तक कम किया जाए और जो फिस्कल डेफिसिट है उसे 3% तक रखा जाए। इसके साथ ही जो अगला प्रोविजन था वो क्या था, रिडक्शन ऑफ पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट मतलब कि आप बॉन्ड इशू करके अगर गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट कर रही है तो क्या हो जाएगा, वो पब्लिक डेब्ट को भी रिड्यूस करने के लिए। ओवरऑल एफआरबीएम का जो मेन रोल था वो क्या था कि डेफिसिट को कंट्रोल करना है, गवर्नमेंट कम से कम बोरो करे, यही इसका मेन प्रोविजन था या फिर मेन ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद में गवर्नमेंट हैज़ टू टेक, अगला जो प्रोविजन वो क्या है, गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट सो एज टू एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट बाय द 2008-9 एंड देयर आफ्टर साइजेबल रेवेन्यू सरप्लस हैज़ टू बी क्रिएटेड, ठीक है। गवर्नमेंट को 2008-9 तक ये टारगेट अचीव करने थे और इसके बाद में रेवेन्यू सरप्लस को क्रिएट करना था, मतलब हमारी कंट्री को लॉस में ना ले जाकर पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट में लेके जाना था, ये एक प्रोविजन था। इसके बाद में क्या, द गवर्नमेंट शैल एंड इट्स बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई एक्सेप्ट फॉर टेम्पररी एडवांसेस। अगला जो प्रोविजन था वो ये था कि गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई से लोन्स नहीं लेगी, मतलब टेम्पररी एडवांसेस को छोड़ के, मतलब शॉर्ट टर्म लोन ले सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म लोन नहीं लेगी, ये भी इसका एक प्रोविजन था। इसके बाद में क्या, द रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट में बी एक्सीड द टारगेट स्पेसिफाइड इन द रूल्स only on the grounds of national security, calamity and other exceptional grounds to be specified by the central government। अब देखो फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट का जो टारगेट हमें अचीव करना है, मतलब वो गवर्नमेंट एक टाइम पर अलग रख सकती है। कब, जब कि अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए, कोई क्लैमिटी, कोई आपदा आ जाए या फिर कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस हो जाए जो एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, जैसे कि कोविड-19। देखो आप समझो, फिस्कल एफआरबीएम एक्ट है वो क्या वो उसका मेन मोटिव क्या था कि गवर्नमेंट के खर्चे को कंट्रोल करना, ठीक है। अब कोई आपदा आ गई, कहीं बाढ़ आ गई तो गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्चों को कंट्रोल थोड़ी ना करेगी, नहीं, इस टाइम पर गवर्नमेंट को छूट थी कि वो खर्चा कर सकती है।
पहले उसे सॉर्ट आउट करें, ठीक है, जो प्रॉब्लम आई है उसे सॉर्ट आउट कर ले, ठीक है। अभी का टाइम देख लो, कोविड के ड्यूरेशन में गवर्नमेंट के जो FRBM एक्ट है उसमें क्या किया, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने रियायत ली थी, तो क्या किया, उन्हें उसको अलग रख दिया था, साइड में रख दिया था, और जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको देखकर एक्सपेंसेस किए थे, ठीक है, ना कि हमारे टारगेट को देख के कि हमें इतना अचीव करना है, फिस्कल डेफिसिट रेट को कम करना है तो हमें खर्चा कम करना पड़ेगा। नहीं, अगर सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है, सर्कमस्टांसेस अगर हमारे अगेंस्ट में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट उनको अगर खर्चा करना पड़े तो कर सकती है, ठीक है। ये एक इसका प्रोविज़न था। अब 2015 में फिस्कल FRBM एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, उसके तहत जो प्रोविज़न बनाए गए वो भी देख लेते हैं। क्या, रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट डिसाइड किया गया कंप्लीटली एलिमिनेशन बाय द 31 2018। देखो 31 2018 तक हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है वो होना ही नहीं चाहिए, ये डिसाइड किया गया, ठीक है, ये टारगेट डिसाइड किया गया। इसके बाद में फिस्कल डेफिसिट के लिए क्या डिसाइड किया गया कि इसे GDP का 3% तक ही रखा जाए, मतलब फिस्कल डेफिसिट लगातार वही चलता आ रहा है। इसके बाद में अब गवर्नमेंट को ये टारगेट दिए गए, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये जो टारगेट है वो अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब रिग्ड है। तो क्या किया, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए NK सिंह कमेटी एस्टेब्लिश की गई मई 2016 में, ताकि FRBM एक्ट को रिव्यू किया जा सके, ठीक है। उस कमेटी ने जो प्रोविज़न दिए वो क्या थे, वो ये थे, बैड टू GDP रेशियो टारगेट मस्ट बी 60%, इन विच 40% मस्ट बी लिमिट टू सेंटर एंड 20% लिमिट टू स्टेट। कि डेप्ट GDP रेशियो है वो क्या होगा, 60% होगा, मतलब, और उसमें भी 40% तो सेंटर कहीं से अरेंज करे और 20% स्टेट अपना अरेंज करे, ठीक है। इसके बाद में रेवेन्यू डेफिसिट को क्या किया गया, उन्होंने कहा कि आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, 0.8% तक कर दो GDP का। अगर आप इतना भी एलिमिनेट करोगे कब तक, मार्च 31 2023 तक, तो भी एक ये प्रोविज़न निकाल दिया गया। इसके बाद में फिस्कल डेफिसिट का क्या टारगेट रखा गया कि आप 2.5 तक रोको, ठीक है, आप GDP के 2.5 तक इस टारगेट को अचीव करो, वो भी कब तक, मार्च 31 2023 के, ओके। उसके बाद में FRBM टारगेट जो कमेटी ने रिकमेंड किए थे उसमें गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, मतलब क्या क्या उन्हें माना। तो फिस्कल डेफिसिट टारगेट को तो गवर्नमेंट ने मान लिया 3% ऑफ GDP बाय द मार्च 31 2021, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेप्ट GDP रेशियो था उसे 40% से मान लिया गया कि 40% तक कम कर देगी 2024-25 तक, ठीक है। तो ये जो हमारा लेक्चर था फिस्कल पॉलिसी के ऊपर और FRBM एक्ट के ऊपर वो कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में हमारा जो पहला जो टॉपिक था RAS और RPSC का सिलेबस का इकोनॉमी का, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम बेसिक नॉलेज ऑफ फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस।